जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे माओवादियों के लिए वाकई में दिन और भी ज्यादा नुकसानदायक होते जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज एक बार फिर से माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है। आंकड़े बड़े जरूर नहीं हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर यह बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, जिस तरह से बस्तर में उत्तर बस्तर और गढ़चिरौली का डिवीजन अब बस्तर आईजी के अनुसार पूरी तरह से लगभग खाली हो चुका है माओवादियों से, लेकिन अभी भी चुनौती दक्षिण बस्तर बना हुआ है। लेकिन दक्षिण बस्तर में भी तेलंगाना के नेतृत्व में हिडमा, देवा, इर्रा जैसे जो बस्तर के आदिवासी माओवादी हैं, जो उनके नेतृत्व में बटालियन को लीड कर रहे हैं, जो अभी बड़ी चुनौती हैं। लेकिन उनके मार्गदर्शक के तौर पर दो बड़े माओवादी, बहुत सीनियर कैडरों ने आज तेलंगाना पुलिस के सामने समर्पण किया है। और ये हथियार लेकर तो नहीं गए, लेकिन वैचारिक तौर पर एक बार फिर से माओवादी संगठन को गहरा आघात तो जरूर लगा है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे पता नहीं क्या देखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या उनकी युक्ति थी, क्या रणनीति थी, उन्होंने एक तारीख तय की कि 31 मार्च 2026 को माओवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके पीछे उनको, मुझे लगता है, कोई बड़ा लॉजिक रहा होगा और बहुत रिसर्च करने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने तारीख तय की होगी। 2024 के बाद शुरुआत में लगता था कि क्या ये संभव हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन धुआंधार शुरू किए गए और लगातार सफलताएं मिलती गईं, वो दिन भी देखने को मिला जो किसी ने नहीं सोचा था कि सोचिए 210 की संख्या में माओवादी अपने हथियार के साथ वापस मुख्य धारा में लौट गए। हालांकि हथियार लेकर लौटे तो इससे माओवादी संगठन नाराज जरूर हुआ और नाराज होकर उन्होंने एक धमकी भरा पत्र भी जारी किया है। और अब एक बड़ी चुनौती है कि ये जो सरेंडर्ड माओवादी हैं, जो सरेंडर्ड नहीं, जिनका पुनर्वास हुआ है, जो हथियार लेकर लौटे हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, ये हमेशा के लिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी निश्चित ही तौर पर। लेकिन आज दो शीर्ष कैडरों ने तेलंगाना पुलिस के सामने समर्पण किया है। इसमें एक बंडी प्रकाश हैं और एक चंद्रन्ना सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, तो वहीं बंडी प्रकाश जो हैं वो स्टेट कमेटी मेंबर है और इन पर 25 और 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था तेलंगाना पुलिस के अनुसार, और अलग अलग जगह पर और भी इनाम उन पर घोषित किए गए होंगे निश्चित ही तौर पर। इसको लेकर आज तेलंगाना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन दोनों ही माओवादियों को, शीर्ष माओवादियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। और ये वीडियो हम आपको वहीं का दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक दूसरे चैनल को के माध्यम से हमने इस वीडियो को प्राप्त किया है कि आपको वहाँ की तस्वीर हम दिखाएं। और इन दोनों ही माओवादियों को का वापस चले जाना सरकार के साथ क्यों माओवादी संगठन के लिए गहरा आघात होगा, वो इनकी प्रोफाइल से समझ में आता है। इन दोनों ही माओवादियों की डिटेल प्रोफाइल तेलंगाना पुलिस ने प्रेषित की है। मुझे लगा इनकी डिटेल प्रोफाइल भी आप सभी को बतानी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो दो माओवादी हैं ये आखिर कितने नुकसानदायक रहे सरकार के लिए, और इनका चला जाना माओवादी पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक होगा। तेलंगाना पुलिस ने एक जो प्रेस नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट के आधार पर उन्होंने बताया है कि दो वरिष्ठ माओवादी नेता हैं, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं जिनका नाम पुल्लूरी प्रसाद राव उर्फ शंकरन्ना उर्फ सोमन्ना उर्फ चंद्रन्ना है, और दूसरे राज्य समिति के सदस्य बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात उर्फ प्रकाश हैं। इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें सबसे पहले जो तेलंगाना पुलिस ने जो प्रोफाइल बताई है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको भी जानना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएगी माओवादी संगठन से जुड़ी हुई। इसमें सबसे पहले पुलिस ने जो जानकारी दी है पुल्लूरी प्रसाद राव उर्फ शंकरन्ना उर्फ चंद्रन्ना उर्फ सोमन्ना के बारे में। उन्होंने बताया कि ये लगभग 45 वर्षों से अंडरग्राउंड रहे और माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरे जो बंडी प्रकाश हैं वो 42 वर्षों से अंडरग्राउंड थे। माओवादी कैडरों के मुख्य धारा में शामिल होने के विवरण के पीछे जो जानकारी दी है, इसमें चंद्रन्ना की आयु आज के दिनांक में 64 वर्ष बताई गई है, जो कि तेलंगाना के वडकापुर गांव के जुलपल्ली मंडल पेद्दापल्ली जिला के रहने वाले हैं। और ये सेंट्रल कमेटी के सदस्य के साथ साथ तेलंगाना स्टेट कमेटी के मार्गदर्शक भी रहे। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो पुलिस ने जानकारी दी है वो बताया है कि उनके पिता पुल्लूरी श्रीनिवास राव एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे और उनकी माता वरलक्ष्मी एक गृहिणी थी। इनकी शादी
कुरसांगी मोथीबाई उर्फ राधक्का से हुई, जो सीपीआई माओवादी पार्टी में डिविजनल कमेटी सदस्य थी, और दोनों का विवाह 1989 में हुआ। जून 2013 में राधक्का को भद्राद्री कोठागुड़म जिले के पालवंचा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वह वहां 2015 में तक जेल में रही और वर्तमान में अपने मायके में आदिलाबाद जिले के गांव में रह रही हैं। अब चंद्रन्ना का माओवादी पार्टी में कैसे प्रवेश हुआ, उसको लेकर भी बड़ी विधिवत जानकारी पुलिस ने दी है। मुझे लगता है ये भी आपको सुननी चाहिए। दरअसल चंद्रन्ना ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी हाई स्कूल वटकापुर गांव जुलपल्ली मंडल से की थी, जो कि 1978 में उन्होंने पूरी की। 1979 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान वे दग्गू राजालिंगू के संपर्क में आए, जो उस समय रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के आयोजक थे। राजालिंगू के प्रभाव में उन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मतलब एमएलएम और सीपीआई एमएल की विचारधारा अपनाई। बाद में वे रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ गए। 1986 में दग्गू राजलिंगू मुठभेड़ में मारे गए। उस समय वे क्षेत्रीय समिति सदस्य मतलब आरसीएम के रूप में काम कर रहे थे। 1980 में इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने मल्लजुल्ला कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी मतलब वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा के बड़े भाई के लिए कोरियर के रूप में काम किए। उस समय किशन जी करीमनगर जिले के सीपीआई एमएल केएस समूह के जिला समिति सचिव थे। अप्रैल 1980 में उन्होंने हैदराबाद और करीमनगर में पार्टी नेताओं के बीच संपर्क और संदेशों के आदान प्रदान में मदद की। पार्टी में उनको जो जिम्मेदारियां अलग अलग समय पर मिली उसकी जानकारी भी है। उसके आधार पुलिस के अनुसार, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 1980 में उन्हें मल्लाराजी रेड्डी उर्फ लच्छन्ना उर्फ सांगाराम के नेतृत्व में दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र दस्ते में शामिल हुए। पार्टी गतिविधियों में भाग लेने के दौरान जुलाई 1980 में उन्हें भोपालपट्टनम पुलिस ने बीजापुर जिले की, उस समय जो मध्य प्रदेश था और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, वहां उनके 2 अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया जगदलपुर। दिसंबर 1980 में ही वे रिहा भी हो गए और अपने घर लौट गए। लेकिन जनवरी 1981 में वो दोबारा पार्टी से संपर्क स्थापित किए और सीपीआई एमएल पीपुल्स वार संगठन के आसिफाबाद दस्ते, जो अभी आदिलाबाद जिला में शामिल हो गए। उस समय उस दस्ते का नेतृत्व गजाला गंगाराम, जो कि डीवीसीएम थे, वो कर रहे थे। अप्रैल 1981 में सीपीआई एमएल केएस समूह के अन्य मार्क्सवादी लेनिनवादी गुटों के साथ विलय हो गया और सभी को एकीकृत संगठन सीपीआई एमएल पीपुल्स वार के तहत पुनर्गठित किया गया। फिर पार्टी में इनको लगातार जो पदोन्नत किया गया उसकी भी जानकारी है, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी सुन लीजिए। 1983 में उन्हें कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और सिरपुर दलम के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1987 तक सक्रिय रूप से कार्य किया। 1987 में उन्हें और पदोन्नति देकर डिविजनल कमेटी सदस्य अर्थात डीवीसीएम बनाया गया और सिरपुर तथा चेनूर दलम की संगठनात्मक और सशस्त्र गतिविधियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। 1992 में उन्हें डिविजनल कमेटी सचिव डीवीसीएस के रूप में पदोन्नत किया गया और आदिलाबाद जिला समिति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने जिले में पार्टी की सभी संगठनात्मक और सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व किया है। सितंबर 1995 में सीपीआई एमएल पीपुल्स वार ग्रुप पीडब्ल्यूजी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके दौरान नॉर्थ तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी का गठन किया गया। नॉर्थ तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी, जिसे NTSZC का, जैसे यहाँ DKSZC है उसी तरह NTSZC का गठन हुआ। इस नई समिति के सचिव के रूप में कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद, जिनकी मौत बीते दिनों दंडकारण्य के अभुजमाड़ के इलाके में हुई थी, उनको नियुक्त किया गया। इस पुनर्गठन के दौरान चंद्रन्ना को राज्य समिति सदस्य अर्थात SCM के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें NTSZC नॉर्थ तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य बनाया गया। इस समिति में उनके साथ जिंगू नरसिम्हा रेड्डी उर्फ जमपन्ना और सांडे राजमौली उर्फ प्रसाद भी शामिल थे। उसी वर्ष आदिलाबाद जिला समिति को NTSZC में मिला दिया गया और दंडकारण्य क्षेत्र में आने वाले मल्ला भास्कर उर्फ रमेश, जो 1998 में एक मुठभेड़ में मारे गए, को आदिलाबाद जिला समिति सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रन्ना ने 2006 तक आदिलाबाद जिला समिति का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण जारी रखा। जून 2006 में उन्हें खम्मम जिला समिति में पुनः नियुक्त किया गया और उन्होंने जिला सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 2007 में उन्हें नॉर्थ तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया
उसी वर्ष बिहार झारखंड वन क्षेत्र में आयोजित एक सीपीआई माओवादी एकता सम्मेलन में उन्हें वैकल्पिक केंद्रीय समिति सदस्य अल्टरनेट सीसीएम के तौर पर नामित किया गया। हालांकि एक साल बाद 2008 में उन्हें केंद्रीय समिति सदस्य के पद पर भी पदोन्नत कर दिया गया, जो कि स्थापित पद था। यह पदोन्नति एक केंद्रीय समिति बैठक के दौरान दी गई, जिसमें मॉडेम बालकृष्णन और उर्फ मनोज और प्रताप रेड्डी रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति भी उपस्थित थे। आपको याद हो कि मॉडेम बालकृष्ण और चलपति ये दोनों ही इसी वर्ष गरियाबंद इलाके में अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे। वे 2015 तक NTSZC के सचिव के रूप में कार्य करते रहे और उसी वर्ष संगठन का पुनर्गठन कर तेलंगाना राज्य समिति मतलब TSC का गठन किया गया, क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था। इसके बाद यापा नारायण उर्फ हरिभूषण ने, जो कि SCM ने तेलंगाना स्टेट कमेटी सचिव का कार्यभार संभाला, जबकि चंद्रन्ना ने CCM के रूप में समिति का मार्गदर्शन जारी रखा। जून 2021 में चंद्रन्ना ने एक बार फिर तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव का पदभार संभाला और दिसंबर 2024 तक उसी भूमिका में कार्य करते रहे। दिसंबर 2024 में आयोजित तेलंगाना स्टेट कमेटी के बैठक के दौरान उन्होंने तेलंगाना स्टेट कमेटी सचिव का कार्यभार वाडे चोका राव उर्फ दामोदर को सौंप दिया। इसके बाद वे चंद्रन्ना केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में तेलंगाना राज्य समिति को मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने 17 वर्ष से अधिक समय तक केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में काम किया। आप सोचिए, 17 साल से सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे हैं चंद्रन्ना, कितने सीनियर लीडर हैं। और इतने सीनियर लीडर का समर्पण कर देना वाकई में माओवादी पार्टी के लिए एक वैचारिक तौर पर बड़ा नुकसान है। सीपीआई माओवादी से बाहर आने का जो कारण बताया जा रहा है, बताते हैं कि इसके पीछे 21 अक्टूबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक अपील की थी, जिसमें संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने तथा राज्य और जनता के विकास के लिए काम करने के लिए अपील किया गया था। इस अपील के बाद ही तेलंगाना की सरकार का मानना है कि इन दोनों वरिष्ठ माओवादी नेताओं ने संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया है। इसके अलावा इनकी बिगड़ती सेहत और घुटनों की बीमारी और साथ ही साथ जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं उसका दबाव भी है। पुलिस का मानना है कि विचारधारा का मतभेद और संगठन के भीतर आंतरिक कलह भी है। ये भी कारण है कि चंद्रन्ना ने संगठन से अलग होने और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। उनका निर्णय तेलंगाना मुख्यमंत्री की अपील का सकारात्मक और रचनात्मक उत्तर भी माना जा रहा है। वहीं बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात उर्फ BP उर्फ बंडी दादा उर्फ क्रांति उर्फ प्रभाकर, इनके बारे में जानकारी है कि इनके पिता का नाम स्वर्गीय रामाराव है। ये मंचेरियल जिला के रहने वाले हैं और वो राज्य समिति सदस्य स्टेट SCM और तेलंगाना स्टेट कमेटी प्रेस टीम तथा सिंगरेनी कोल बेल्ट कमेटी के प्रभारी रहे। प्रारंभिक जीवन और इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई जा रही है उसके अनुसार जब ये समर्पण कर रहे हैं उस दौरान इनकी उम्र 55 वर्ष है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनके पिता सिंगरेनी कोलिया खदान में कार्यरत थे। उनकी माता गृहिणी थी और इनके 2 छोटे भाई और एक बहन भी है। बंडी प्रकाश राज्य समिति सदस्य का विवाह जो है हेमदुर्गा से हुआ, जो कि माहेश्वरी उर्फ झांसी हैदराबाद की रहने वाली थी। इनका विवाह 1990 में हुआ। इनके पहले पुत्र की शादी हो चुकी है और एक पुत्र किरण है, जो वर्तमान में अंबेडकर विला युवजन संगम एक माओवादी समर्थक संगठन है उससे जुड़े हुए। 2005 में हेमदुर्गा ने अपने पति के साथ अंडरग्राउंड जीवन अपना लिया और लगभग 6 महीने बाद उसने संगठन को छोड़ दिया। फिलहाल करीमनगर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके वो भी मुख्य धारा में लौट चुकी है। बताते हैं कि बंडी प्रकाश 1983 में उन्हें कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल मंडमर्गी में 7वीं तक की परीक्षा पास की और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। CPI पीपुल्स वार के रेडिकल यूथ लीग RYL में शामिल हो गए और 1984 तक सक्रिय रहे। 1984 में उन्होंने सिरपुर सशस्त्र दलम जो है उसमें शामिल हो गए, जिसका नेतृत्व पुल्लूरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना, जो अभी समर्पण किए हैं, वो कर रहे थे। लगभग 6 महीने बाद उन्होंने दलम को छोड़ दिया और अपने गांव लौट गए। लेकिन 1984 में वे CPI नेता VT अब्राहम की हत्या में शामिल थे, जो कि एक CPI नेता भी थे, और उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोटागुड़म भाग गए। 5 जनवरी 1985 को उन्हें VT अब्राहम हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया और वारंगल उपजेल भेजा गया। लेकिन
1988 में उन्हें आदिलाबाद उप जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने मोहम्मद हुसैन, नल्ला आदि रेड्डी, श्याम और मुंजाला रन्नैया गौड़ से संपर्क किया। जेल में रहते उन्होंने मिलकर जेल से भागने की साजिश भी रच डाली। पार्टी में इनको क्या क्या जिम्मेदारी मिली बंडी प्रकाश को? 1988 में उन्हें आदिलाबाद उप जेल से फरार हो गए और 1989 में दोबारा अंडरग्राउंड हो गए। साथ ही साथ मांगी सशस्त्र दल में शामिल हो गए। लगभग 6 महीने बाद उन्होंने सागर के साथ वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण दलम को छोड़ दिया और उसके बाद वे मलकाजगिरी जो हैदराबाद चले गए और राजमिस्त्री के रूप में काम करने लगे। बताइए, माओवादी संगठन से जुड़े, फिर राजमिस्त्री भी बन गए। फिर जुलाई 1992 में उन्हें मलकाजगिरी हैदराबाद से वीटी अब्राहम हत्या मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। 15 अगस्त 2004 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें दया भाव के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से दोबारा संपर्क स्थापित किया और 2004 की शांति वार्ता जो हुई थी उस वक्त, उसमें उन्होंने डिविजनल स्तर पर पदोन्नत किया गया। समिति सदस्य के तौर पर उन्होंने उत्तर तेलंगाना विशेष क्षेत्रीय समिति NTSZC की ओर से चर्चाला निर्वहणा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2005 में शांति वार्ताओं के विफल हो जाने के बाद वे पुजारी कांकेर जो कि बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में है, वहाँ उनकी मुलाकात जमपन्ना जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं उनसे हुई। उसके बाद वे NTSZC सचिव बने। उन्हें दोबारा भूमिगत होकर मांगी सशस्त्र दलम का मार्गदर्शन संभाला, जिसका नेतृत्व उस समय भास्कर कर रहे थे। वे 2007 तक इस दलम में सक्रिय रहे। 2008 से 2011 के बीच उन्हें चेरला सबरी समिति के प्रभारी के रूप में कार्य भी किया और 2012 में आयोजित NTSZC पूर्व बैठक के दौरान उन्हें राज्य समिति सदस्य स्टेट कमेटी मेंबर के पद पर पदोन्नत किया गया और आदिलाबाद जिला समिति के सचिव के रूप में नियुक्त भी किया गया। उन्हें यह पद 2014 तक उन्होंने इस पद को संभाला। 2015 में स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के कारण उन्हें सिंगरेनी कोल बेल्ट समिति के प्रभारी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया और प्रजा विमुक्ति पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। 2015 से अब तक वे सिंगरेनी कोल बेल्ट समिति और तेलंगाना राज्य समिति के प्रेस टीम के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे और प्रभात नाम से पार्टी के प्रेस वक्तव्य, जो प्रभात के नाम से प्रेस नोट आते हैं, वो इनके द्वारा ही जारी किया जाता था। साथ ही साथ इन दोनों शीर्ष माओवादियों के वापस आने के पीछे तेलंगाना स्टेट जो तेलंगाना राज्य है, उनके द्वारा माना जा रहा है कि उनकी जो पुनर्वास नीति है उसके कारण ही सभी आ रहे हैं। अब देखिए, पुनर्वास का लाभ उनको क्या क्या मिलेगा और क्या मिल चुका है, यही फर्क है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को बाकी सरकारों से इस बात से भी सीख लेनी चाहिए। आज उन्होंने समर्पण किया है, हालांकि समर्पण इन लोगों ने पहले कर दिया था, पुलिस ने आज शो किया है, लेकिन पुनर्वास के लाभ के तौर पर क्या मिला है? चंद्रन्ना जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, उनके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और बंडी प्रकाश के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह दोनों जो राशि है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उन्हें सौंप दी गई है तत्काल। पुलिस ने आज ही शो किया और तत्काल उन्हें 25 और 20 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया गया। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं उन्हें अभी तक पुनर्वास की नीति का कोई भी लाभ नहीं मिला होगा, ये बात अलग है, ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें तेलंगाना सरकार की आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास नीति के तहत अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, जो पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया है। और ये भी कहा है कि सभी लाभ समय पर और पूर्ण रूप से प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना पुलिस और सरकार ने ये भी अपील किया है कि बाकी और भी जो लोग हैं तेलंगाना के जो माओवादी, वो भी जल्द से जल्द समर्पण कर दें ताकि उन्हें भी इस तरह के लाभ मिल सके। अब देखिए, तेलंगाना पुलिस ने एक जानकारी भी प्रेषित की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अकेले तेलंगाना राज्य में 427 अंडरग्राउंड माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, 8 राज्य समिति सदस्य हैं, 2 संभागीय समिति सचिव हैं, 8 संभागीय समिति सदस्य हैं और 35 क्षेत्रीय समिति सदस्य, मतलब कि ACM, इन सभी ने आत्मसमर्पण किया है 2025 में। और साथ ही साथ वर्तमान समय तक CPI माओवादी के कुल 64 अंडरग्राउंड कैडर तेलंगाना राज्य के मूल निवासी, 64, जिसमें 5 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और 10 स्टेट कमेटी के सदस्य हैं, 20 डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं और 14 एरिया कमेटी के सदस्य हैं, तो 10 पार्टी मेंबर हैं।
इनमें से केवल 3 स्टेट कमेटी मेंबर और तो 2 डिविजनल कमेटी मेंबर और 4 एरिया कमेटी मेंबर जो हैं वर्तमान में तेलंगाना राज्य में समिति के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि शेष जो अंडरग्राउंड माओवादी हैं वो छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। कुल 9 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों में से 5 सदस्य तेलंगाना राज्य के निवासी हैं। ये तेलंगाना पुलिस ने अपने आंकड़ों में बताया कि 9 सेंट्रल कमेटी के सदस्य अभी हैं, जिसमें से 5 तेलंगाना के निवासी हैं। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में जो ये सारे आंकड़े जारी किए इस समर्पण के बाद, और साथ ही साथ उन्होंने उनसे भी वापस लौटने का अपील किया है। तेलंगाना पुलिस एक लाइन चला रही है कि हथियार डालो और भूमिगत जीवन छोड़ो, सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, अपने गांव वापस आओ। माओवादियों के लिए तेलंगाना पुलिस ने भावनात्मक अपील भी की है। ये दोनों शीर्ष नेताओं की पूरी कुंडली मैंने आपको इसलिए बताई, जो तेलंगाना पुलिस ने प्रेस नोट के जरिए बताया। 8 पन्ने का ये प्रेस नोट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 8 पन्ने का प्रेस नोट, जिसमें उन दोनों ही माओवादियों के बारे में पूरी डिटेलिंग दी गई है। आप इससे ये समझें कि कितने लंबे अरसे से ये माओवादी संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। 17 साल से चंद्रन्ना सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, तो स्टेट कमेटी के सदस्य थे बंडी प्रकाश, और उम्र के हिसाब से भी कितना सीनियर रहे। और इतने सीनियर होने के बाद, हालांकि ये बात भी पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि इनके शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, और साथ ही साथ आपसी मतभेद की बात कही। और आपसी मतभेद की बात तो बीते दिनों से सार्वजनिक हो ही गई है, क्योंकि जिस तरह से वेणुगोपाल ने जो पत्र लिखा, फिर उनके विरोध में ही अभय के नाम से जो पत्र आ रहा है उनके खिलाफ में, और अभय और विकल्प के नाम से भी पत्र आ चुका है, जिसमें रुपेश और वेणुगोपाल के खिलाफ में लिखा गया है, यहाँ तक कि उन्हें गद्दार भी कहा गया। तो ये स्थिति तो एकदम स्पष्ट है कि माओवादियों के बीच अब अंतरकलह की स्थिति तो मची हुई है शीर्ष स्तर पर। और वहीं नीचे जो निचले स्तर के कैडर हैं, उन्हें पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि रुपेश ने बीते दिनों अपने एक 30 मिनट के उद्बोधन में जो बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बात उनके द्वारा रखी जाती है वो निचले कैडर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, या उसे रोक दिया जा रहा है कि ऊपर चल क्या रहा है। अगर ये बात सच है या गलत, इसकी पुष्टि तो माओवादियों के द्वारा प्रेस नोट जारी की जाएगी, तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये 2 वैचारिक स्तर के बड़े माओवादियों का समर्पण क्या माओवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में कितना नुकसानदायक होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगा कि बहुत विधिवत जानकारी मिली है, तो अपने दर्शकों को भी इससे 2-4 करूं, उन्हें भी बताऊं कि ये दोनों कैडर कितने बड़े थे। अगर आपको जानकारी थोड़ी सा बहुत भी लगी हो कि इंटरेस्टिंग है और लोगों को जाननी चाहिए, तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।